अगला देखेंगे निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। देखो अक्षीय स्थिति में जहां पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की ज्ञात करते हैं क्या होती है, बढ़ाए गए अक्ष पर होती है। ये क्या है, निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में जहां पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे वो लंबार्धक पर होगी, चुंबकीय अक्ष के। चलो इधर ध्यान देना। एनएस एक क्या है, दंड चुंबक। एनएस क्या है, एक दंड चुंबक। और ये इसका क्या हो गया, चुंबकीय अक्ष। तो प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगा, 2l। ध्रुव प्राबल्य क्या होगा, m। और प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगा, 2l। एनएस एक क्या है, दंड चुंबक जिसकी प्रभावी लंबाई 2l और ध्रुव प्राबल्य m। और यहाँ पर क्या है, केंद्र O। केंद्र O से ये r दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति मतलब लंबार्धक। लंबार्धक मतलब दोनों से आधा आधा में डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। इसीलिए क्या बोलेंगे, लंबार्धक। लंब और अर्धक। तो लंब मतलब यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। और इधर केंद्र है मतलब ये दोनों आधा आधा में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे एनपी और एसपी को। ठीक है, एनपी और एसपी को क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ पर कोण बनेगा थीटा और यहाँ पर भी क्या बनेगा, थीटा। तो एन एस एक क्या है, दंड चुंबक जिसकी प्रभावी लंबाई 2l, ध्रुव प्राबल्य m है। केंद्र O से r दूरी पर चुंबक के निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति बोल दोगे तो इतना ये हो जाएगा कि यह उसके लंबार्धक पर स्थित है। निरक्षीय स्थिति मतलब ये चुंबक है और इतना इसका केंद्र डिवाइड हो रहा है, आधा और ये आधा, और ये क्या हो जाएगा उसका लंबार्धक। ठीक है, तो लंबार्धक पर क्या है, स्थित है। तो r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। n ध्रुव के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 और S के कारण ये इस दिशा में आ जाएगी B2 और परिणामी निकालेंगे तो ये होगा हम लोगों का B। n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 और S ध्रुव के कारण B2 और परिणामी क्या हो जाएगा B। आया समझ में। तो n से क्या है, दंड चुंबक जिसकी प्रभावी लंबाई क्या है, 2l। और वहां पर उसका केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 और S ध्रुव के कारण B2 और परिणामी निकालेंगे P। परिणामी मतलब बिंदु P का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब उसी को लिखना है, माना कि चलो देखो, बिंदु n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, B1। तो n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
तो n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? d1। और d1 का मान क्या आएगा? क्या हो जाएगा ये? μ0 अपान में 4 पाई m अपान में दूरी क्या है? ये ध्रुव क्या है? n। और ज्ञात कहां पर करनी है? p पर। तो दूरी क्या लिखेंगे? np। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? np स्क्वायर। ठीक है, μ0 अपान में 4 पाई m और दूरी की जगह पर ध्रुव क्या है? n है और ज्ञात कहां पर करनी है? तो p पर। तो np स्क्वायर। पहले इधर ध्यान दो आप लोग, ये हो गया हम लोगों का समीकरण पहला। उसके बाद किसके निकालेंगे? s ध्रुव के कारण। s ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो s ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b2 है। तो b2 का मान क्या होगा? अपान μ0 अपान में 4 पाई m अपान में s p स्क्वायर। s ध्रुव है और कहां पर ज्ञात करनी है? p तक। ध्रुव से जहां पर ज्ञात करना है उसकी दूरी को लेना है। ठीक है, तो n ध्रुव है तो np और s ध्रुव है तो sp स्क्वायर। ये समीकरण क्या हो गया? दूसरा। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो n ध्रुव के कारण d1 है और s ध्रुव के कारण d2 है। अब ये n ध्रुव और s ध्रुव दो घटक में वियोजित होगा। तो दो घटक में वियोजित होता है, इधर ध्यान देना, ये हो जाएगा हम लोगों का ये वाला घटक, ये कहलाता है पृथ्वी के अक्ष, मतलब ये क्षैतिज अक्ष। ठीक है, ठीक है, क्षैतिज अक्ष के समांतर या अक्ष के अनुदिश, इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक या फिर अक्ष के समांतर, जो पृथ्वी के ये समांतर रहता है। ठीक, ये हमेशा टूटेगा cos थीटा में। किसमें? cos थीटा। और ये क्या है? लंबवत। लंबवत मतलब कितने अंश का कोण? 90 अंश का। ये किसमें टूटेगा? sin थीटा में। तो इस वाला जो रहता है पृथ्वी के समांतर, उसको बोलते हैं क्षैतिज घटक और इसको लंबवत या फिर ऊर्ध्वाधर घटक। तो इसको हमेशा लेते हैं cos थीटा और लंबवत घटक को sin थीटा। इसको cos थीटा क्यों लेते हैं? क्योंकि cos थीटा का क्या होता है? आधार अपान में कर्ण, लंब कर्ण आधार में, और sin थीटा का क्या आता है? लंब अपान में कर्ण। तो आधार मतलब पृथ्वी के समांतर, इसलिए उसको क्षैतिज घटक लिया जाता है और sin थीटा लंब अपान में कर्ण, तो इसमें लंब आता है तो इसको लंबवत घटक। ठीक है, दो घटक में वियोजित करेंगे हमेशा, तो इसमें एक होगा cos थीटा और एक होगा sin थीटा। cos थीटा को अक्ष के अनुदिश या फिर क्षैतिज घटक बोला जाता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर घटक या फिर लंबवत घटक। तो हमेशा cos थीटा क्षैतिज घटक रहेगा और sin थीटा लंबवत घटक रहेगा। रीजन क्या है? cos थीटा का आधार अपान में कर्ण होता है, आधार मतलब पृथ्वी के समांतर, और sin थीटा का लंब अपान में कर्ण होता है, मतलब ये लंबवत 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो b1 और b2 को हम लोग दो घटक में क्या करेंगे? वियोजित करेंगे। b1 को दो घटकों में वियोजित करने पर कौन कौन से घटक? cos और sin में। पहला होगा हम लोगों का cos थीटा क्षैतिज घटक, b1 cos थीटा क्षैतिज घटक। दूसरा क्या हो जाएगा? b1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर या फिर लंबवत लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग b2 को भी वियोजित करेंगे। b2 को दो घटकों में वियोजित करने पर, ये भी जहां पर b1 लिखाया है उसके जगह पर क्या लिखेंगे? b2। तो क्या लिखाएगा वो बताओ? b2 cos थीटा क्षैतिज घटक, पहला में क्या आ जाएगा? ये b2 cos थीटा क्षैतिज घटक और b2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक, दो घटक में इसको क्या कर दिए? वियोजित कर दिए। इतना आ गया समझ में? अब देखो, ये b1 इस तरफ है, मतलब ये हम लोग वियोजित किए तो ये ऐसे करके गया, ये b1। तो ये इसका क्या हुआ? ये वाला हम लोगों का, ये वाला हो गया इसका cos थीटा। क्या होगा? ये cos थीटा। और ये वाला क्या हो जाएगा? sin थीटा। ठीक है, और इसको हम लोग, ये b1 का हम लोगों का b2 का होगा इस तरह से, यहां पर ये ऐसे करके ये होगा, ये उल्टा इसका,
तो ये हो जाएगा ये B1 cos थीटा और ये B1 sin थीटा, ये वाला। और ये इस तरह से बनेगा B2 cos थीटा और ये B2 sin थीटा, ये वाला। ये B1 का तो ये cos थीटा इस तरफ रहेगा और इसका sin थीटा, और B2 का क्या हो जाएगा cos थीटा, मतलब ऐसे ये होगा और ये क्या हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये इसको, हालांकि आप लोगों को इसमें देखने से ये दिख रहा है कि ये ऐसे करके बना है, तो इसका लंबवत तो ऐसे हो गया, और B2 ऐसे करके तिरछा, मतलब ये इसी के ये में आएगा वो। ठीक है, ये हम लोग B1 को तोड़ेंगे तो इस तरह टूटेगा ये क्या हो जाएगा B1 cos थीटा और लंबवत में क्या हो जाएगा B1 sin थीटा। अब इसको भी तोड़ेंगे तो ये भी ऐसे टूटेगा, ये हो जाएगा B2 cos थीटा और ये B2 sin थीटा। ठीक है, ये 1 का और ये 2 का। ठीक है, तो 1 और 2 को तोड़ेंगे ना तो ये इस तरह से ये होगा। तो इसमें देखो B1 sin थीटा ऊपर है और B2 sin थीटा कहाँ है, नीचे में। B1 sin थीटा कहाँ है, ऊपर में है, और B2 sin थीटा नीचे में है। तो ये ऐसे करके है, ऊपर नीचे है, तो ऊपर नीचे है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, परिणामी इसका बराबर होगा, और ऊपर जा रहा है वो प्लस और नीचे आएगा वो माइनस। दोनों बराबर है और एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक दूसरे क्या करेगा, वो निरस्त करेगी। लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त, ये एक ऊपर और एक नीचे, एक प्लस, ऊपर जा रहा है प्लस, नीचे आ रहा है माइनस, तो एक दूसरे को निरस्त कर देगी। तो निरस्त करेगी तो वहां पर कुछ नहीं बचेगा। और cos थीटा वाला ये एक दिशा, ये इसका और ये इसका, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाएगी और लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देगी। एक ऊपर और एक नीचे होने के कारण वो बराबर होंगे, तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेगा, वो निरस्त करेगा, क्योंकि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, क्षैतिज घटक। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देगी और क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाएगी। लंबवत घटक या फिर ऊर्ध्वाधर, अभी लंबवत ये लिखा गया तो इसको ऊर्ध्वाधर ही लिख देती हूँ। ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देगी। तथा क्षैतिज घटक क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। देखो, तो क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाएगी, तो यहां पर हम लोग निकालेंगे B का मान। तो B का मान क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। साइन थीटा वाला एक दूसरे क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, तो क्या बचा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। अब देखो आप लोग चित्र से, यहाँ पर ये NP है और ये SP है, और दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, क्योंकि ये क्या केंद्र O है और O से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ तक की दूरी L, ये टोटल क्या है 2L, लेकिन इसका आधा L होगा और इसका आधा क्या होगा L। तो ये दोनों आपस में बराबर है, और यहाँ पर कितने अंश का कोण बना है, 90 अंश का। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, दोनों भुजा जो है बराबर होगी, दोनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर होगा NP इज इक्वल टू क्या होगा, SP। NP इज इक्वल टू क्या होगा, SP। इसीलिए हम लोगों का B1 इज इक्वल टू क्या होगा, B2। B1 और B2 क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो B1 और B2 आपस में बराबर हो गए, तो B इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, B1 cos थीटा, और B2 के जगह पर भी क्या लिखेंगे, B1 cos थीटा। ठीक, जोड़ दो, कितना हुआ 2B1 cos थीटा। 2B1 क्या आ गया, cos थीटा। अब समीकरण पहला से किसका मान रखेंगे, समीकरण पहला में क्या है, B1, तो समीकरण पहला से, तो समीकरण पहला से किसका मान रखेंगे, B1 का। तो B1 का मान रखेंगे तो क्या आएगा, B का μ0 अपान में 4 पाई और M अपान में NP स्क्वायर और cos थीटा। ये समीकरण कितना हो गया, तीसरा। ठीक है, समीकरण क्या हो गया, ये तीसरा। अब देखो यहाँ पर समीकरण तीसरा से, तो हम लोगों को इसमें चाहिए cos थीटा का मान और क्या चाहिए, NP का मान चाहिए, NP स्क्वायर का मान चाहिए। तो आप लोग देखना त्रिभुज NO
पी में दिखा, त्रिभुज NOP, ये नहीं इसी में बन जाएगा, ये हो जाएगा O और ये N और ये P। यहाँ पर कितने अंश का कोण, 90 अंश का, और ये क्या बना, थीटा। तो थीटा की जो सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो बच जाता है क्या है, आधार। तो अब इसमें हम लोगों को यहाँ पर देखो OM का मान कितना है बताओ, OM का मान कितना है, L, कितना है L, टोटल क्या है 2L, तो आधा क्या होगा L, तो OL का मान कितना, OM का L, और उसके बाद OP का मान कितना है R, OP का मान कितना है R। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण में क्या है PN, तो PN स्क्वायर इक्वल में लंब OP स्क्वायर, और आधार क्या है ON स्क्वायर। तो यहाँ पर PN या फिर हम लोग NP लिखे वही 6, तो NP स्क्वायर, OP का मान क्या है R स्क्वायर, और ON का मान L स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में आ गया, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग को मान किसका निकालना है, cos थीटा। तो cos थीटा का क्या होता है, आधार अपान में कर्ण, आधार क्या है ON, और कर्ण क्या है PN या फिर NP। ON का मान क्या है L, ON का मान L, ध्यान देते जाना ना, और NP का मान क्या है स्क्वायर रूट यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, देखो ONP में त्रिभुज में, तो O पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का, और ये क्या है थीटा है, OM का मान क्या है L, और इसका क्या है R। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण क्या है NP, लंब क्या है OP, और आधार क्या है ON। तो यहाँ पर हम लोग मान को रखेंगे, तो NP स्क्वायर इक्वल में क्या आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, स्क्वायर को साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसके बाद मान निकालेंगे cos थीटा का, तो cos थीटा का क्या होता है, आधार अपान में कर्ण, आधार क्या है ON, और कर्ण क्या हो गया NP, ON का मान क्या है L, और इसका क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इस मान को रख देंगे हम लोग समीकरण तीसरा में, किसमें रख देंगे, तीसरा में। तो समीकरण तीसरा में मान रखने पर, समीकरण तीसरा में मान रखने पर, तो समीकरण तीसरा में मान रखेंगे तो b का मान क्या है 2, इसको μ0 को पहले लिख देती हूँ, μ0 अपान में 4 पाई और 2m, cos NP का भी मान रखेंगे, और किसका cos थीटा का, तो NP स्क्वायर का मान क्या आया है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आ गया, और cos थीटा का मान क्या आया है L अपान में क्या आ जाएगा, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर B इज इक्वल टू, हम लोग इतना जानते हैं क्या, कैपिटल M क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल क्या होता है 2mL। ठीक है, मतलब एक M इंटू में 2L, मतलब 2mL, तो 2mL के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग कैपिटल M, ये हो जाएगा μ0 अपान में 4 पाई, और ये हो गया M। ठीक है, अब देखो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और रूट को क्या लिखते हैं हम लोग 1 अपान में 2, रूट का मतलब क्या होता है 1 अपान में 2। अब देखो यहाँ पर ये कुछ नहीं है, मतलब पावर में क्या है इसका 1 है, और इसका पावर क्या है 1 अपान में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1, नीचे का नीचे इंटू करेंगे 2, और ये 2 1 कम 2, और ये 1, कितना आ गया 3 अपान में 2, दोनों सेम सेम है ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उसमें भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, लेकिन इसका पावर 1 है और यहाँ पर 1 अपान में 2, 1 प्लस 1 अपान 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3 अपान में 2। तो यहाँ पर B इज इक्वल टू μ0 अपान में 4 पाई, और ये हो गया M, इसको हम लोग एक साथ लिख देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये 3 अपान में 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, L को R की तुलना में नगण्य मानते हैं, कितना 0, L इज इक्वल टू 0, लगभग L का मान क्या आ जाता है 0 आ जाता है,
यहाँ पर B इज इक्वल टू क्या आ गया, μ0 अपान में 4 पाई और कैपिटल M हो गया यहाँ पर R स्क्वायर और ये 0 और 3 अपान में 2। ठीक, ये हो गया μ0 अपान में 4 पाई और ये हो गया M और इसको हम लोग क्या लिखेंगे R स्क्वायर और ये 3 अपान में 2। ठीक है, क्योंकि L का मान क्या है 0 है, तो यहाँ पर ये हम लोगों का 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया μ0 अपान में 4 पाई M अपान में R क्यूब। ये इसका क्या हो गया व्यंजक, इसका मात्रक क्या है टेस्ला। तो ये आ गया निरक्षीय स्थिति का मान। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में क्या का अंतर आया, 2 का। अक्षीय स्थिति में यहाँ पर 2 आया था और निरक्षीय स्थिति में 2 नहीं आया, बाकी सेम आया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति की 2 गुना होती है या 2 गुना होता है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 आया तो ये अक्षीय ये निरक्षीय स्थिति है और अक्षीय स्थिति में वहां सामने में क्या आता है 2, तो क्या बोलेंगे उसको अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति की 2 गुनी होती है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर चुंबक पर बल आघूर्ण। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं B से ना, चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं B से। एक समान का मतलब क्या होता है, जिसकी परिणाम और दिशा दोनों क्या होती है समान होती है। ठीक है, तो एक समान क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, एक चुंबक है। ये एक समान क्या है चुंबकीय क्षेत्र। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक क्या है चुंबक है। तो ये चुंबक है N और S, उसका क्या है ध्रुव। N कौन सा ध्रुव है उत्तरी ध्रुव और S क्या है दक्षिणी ध्रुव। अब प्रभावी लंबाई क्या होता है 2L। तो ये प्रभावी लंबाई इसका क्या है 2L। 2 प्रभावी लंबाई मतलब N से S तक की दूरी। तो B क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, Na से क्या है दंड चुंबक जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर है। ठीक है, जिसकी प्रभावी लंबाई क्या है 2L और ध्रुव प्राबल्य क्या हो जाएगा M। ध्रुव प्राबल्य को किससे प्रदर्शित करते हैं M से। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में Na से क्या है दंड चुंबक है जिसका ध्रुव प्राबल्य M और प्रभावी लंबाई क्या है 2L है। अब इसमें दोनों ध्रुव में इधर ध्यान दो, दोनों ध्रुव में एक यहाँ पर एक बल लग रहा है और एक इस दिशा में बल लग रहा है दोनों तरफ। चुंबक जो है हम लोगों का ऐसे है तिरछा। ठीक है, चुंबक कैसे है तिरछा है, तिरछा है ऐसे करके। ठीक है, तो एक N ध्रुव है और एक क्या है S ध्रुव। ठीक है, एक N ध्रुव और एक S ध्रुव, ये ऐसे करके यहाँ पर तिरछा है इस तरह से। ठीक, और ये पृथ्वी के ऐसे सीधा रहता मतलब पृथ्वी के क्या होगा वो समांतर, पृथ्वी के क्या होगा समांतर। अब इसमें क्या होता है ये इस तरह से है और चुंबक की गुण क्या होती है कि हमेशा स्वतंत्रता पूर्वक उसको छोड़ दिया जाए तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरने का प्रयास करती है। ठीक है, तो ये इस तरह से चुंबक क्या है तिरछा है। एक N ध्रुव है और एक S ध्रुव है, तो एक N ध्रुव पर बल लगेगा और एक S ध्रुव पर बल लगेगा। तो इसका जो बल रहेगा वो क्या करेगा इसको अपने तरफ खींचेगा, क्या करेगा उसको अपने तरफ। ये तिरछा है अभी, तो ये यहाँ पर जो N ध्रुव का बल है वो अपने तरफ इसको ऐसे खींचेगा और S ध्रुव वाला उसको अपने तरफ खींचेगा, मतलब ये ऐसे है। ये तो ये ऐसे खींच रहा है और ये वाला ऐसे खींचेगा, मतलब दोनों खींच करके उसको पृथ्वी के समांतर लाने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं। ठीक है, चुंबक का क्या होता है ये इस तरह से तिरछा है, तो यहाँ N ध्रुव के कारण बल लगेगा N ध्रुव पर और S ध्रुव पर। तो N ध्रुव पर जो बल लगेगी वो उसको अपने तरफ लाने का प्रयास करता है और S उसको अपने तरफ लाने का प्रयास करता है, मतलब उसको दोनों जो है बल लगाकर पृथ्वी के समांतर करने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये दोनों जो बल युग्म है उसको क्या बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। क्या बोलेंगे प्रत्यानयन बल युग्म। आया समझ में, एक N ध्रुव के कारण बल लग रहा है और एक S ध्रुव के कारण। N ध्रुव उसको अपने समांतर लाने का प्रयास कर रहा है, S ध्रुव अपने समांतर लाने का प्रयास कर, और दोनों का टारगेट क्या है कि उसको पृथ्वी के समांतर करना है। ठीक है, तो ये दोनों बल युग्म को क्या बोलेंगे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। और बल युग्म को किसको प्रदर्शित करते हैं प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को टाइप से, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े वही है। तो अब बल को देखो, तो बल यहाँ पर हम लोग फार्मूला निकाले थे, F इक्वल में क्या होता है हम लोगों का
यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू क्या होता है, F अपान में M, इतना होता है। B इज इक्वल टू क्या होता है, F अपान में M। तो F का मान निकालेंगे तो M को इधर पक्षांतर करेंगे, तो M को पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, MB इज इक्वल टू F होगा। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और F क्या है, बल, और M क्या है, ध्रुव प्राबल्य। कौन नहीं, इसी का फार्मूला को नहीं, इसी में तो उस दिन पढ़ाई थी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो ना लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र, उसके नीचे में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन है B इज इक्वल टू F अपान में M करके। एकांग उत्तरी ध्रुव को, चुंबकीय क्षेत्र में एकांग उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसी चीज का है। कूलाम के नियम के बाद में लिखे होंगे, ठीक। तो B इज इक्वल टू क्या है, F अपान में M। M B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मिला नहीं मिला आपको, और F क्या है, बल, और M क्या है, ध्रुव प्राबल्य। तो F का मान निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे, पक्षांतर, तो F इक्वल में क्या आ जाएगा, MB। तो एक बल यहाँ पर MB यहाँ पर लग रहा है और एक बल MB, ठीक है। तो दोनों बल इसको अपने अपने समांतर लाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों करेंगे टाई से, और टाई इज इक्वल टू क्या होता है, एक बल इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। टाई इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एक बल इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो एक बल, तो यहाँ पर दो बल है, एक MB और एक MB, एक M के कारण है और एक S के कारण है, तो हम लोग उसमें से लेंगे एक बल, तो एक बल तो क्या हो गया, ये MB, और इनके बीच की लंबवत दूरी, तो इनके बीच की लंबवत दूरी मतलब ये एक है, ये एक है, इनके बीच की, दोनों के बीच की क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी, लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बनाएगा, और यहाँ पर बनता है थीटा, ठीक है। ये एक बल ये है, ऐसे करके तिरछा है ना, तो ये वाला और ये वाला, तो इसके बीच की लंबवत दूरी निकालेंगे तो ऐसे करके निकलेगी, ठीक। ये एक बल और ये एक बल, इन्हीं दोनों बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत मतलब ये हो जाएगा हम लोगों का, तो इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पर NS है तो ये लिख देते हैं P, ठीक है। तो उनके बीच की लंबवत दूरी क्या आ जाएगी, NP, लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, NP। तो एक बल तो क्या हो गया, MB, पहले ध्यान दो इधर, और उनके बीच की लंबवत दूरी तो क्या हो जाएगा, वो NP। इतना है समझ में, ये हम लोगों का टाई इज इक्वल टू हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो NP का मान निकालना है, तो त्रिभुज देखेंगे हम लोग NSP में, दिख गया त्रिभुज NSP में, ये है हम लोगों का N, और ये हो गया P, और ये है S। यहाँ थीटा के सापेक्ष ये क्या बनेगा, लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और ये बचा हो क्या है, आधार, और ये N से S तक की दूरी क्या है, 2L, ये N से S तक की दूरी क्या है, 2L। देखो ये कर्ण का मान हमें पता है, कर्ण का मान क्या है हमें पता है, और निकालना किसका है, लंब का, NP क्या है, लंब है, कर्ण का मान पता है और निकालना हम लोगों को किसका मान है, लंब का। तो लंब और कर्ण किसमें आता है, साइन थीटा में, लंब और कर्ण किसमें आता है, साइन थीटा। तो आप लोग देखो यहाँ पर कर्ण का मान हम लोगों को पता है कितना है, क्या क्या 2L, और मान किसका निकालना है, लंब का, तो लंब और कर्ण किसमें आता है, साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपान में कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा, NP, और कर्ण क्या हो जाएगा, NS। तो एक बार और मान को रख देते हैं यहाँ पर, साइन थीटा, NP का मान क्या, NP हो गया, और NS का मान कितना है, 2L, NS का मान कितना है, 2L, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा इज इक्वल टू NP। इस मान को किस में रख देंगे, समीकरण पहला में, तो समीकरण पहला में मान रखने पर, समीकरण पहला में मान रखने पर किसका मान रखेंगे, NP का, तो टाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB, और NP के जगह पर क्या लिखेंगे, 2L साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर M2L, M2L का क्या होता है, कैपिटल M, कैपिटल M क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये होता है हम लोगों का M इज इक्वल टू M2L,
यहाँ पर इसको लिखते थे 2ml। तो ये कैपिटल M क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हम लोग M2L के जगह पर क्या लिखेंगे? कैपिटल M। तो ये हो जाएगा MB sin थीटा। ये आ गया हम लोगों का एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर चुंबक पर बल आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, देखो तो यहाँ पर W का क्या करेंगे? मान को निकालेंगे। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो ये थ्योरी वाइज लिखाएगा। NS से क्या है? दंड चुंबक। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है जिस पर NS क्या है? दंड चुंबक। उसका प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगा? 2L और ध्रुव प्राबल्य क्या हो गया? M। तो दो बल लग रहे हैं जो उसको अपने अपने समांतर लाने का प्रयास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। तो टाई का मान क्या आया था हम लोगों का अभी? MB sin थीटा। टाई का मान क्या आया था? MB sin थीटा। वही व्यंजक है, उसी से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको घुमाने में किया गया कार्य, तो हम लोग क्या निकालते हैं? संपूर्ण कार्य निकालेंगे। तो संपूर्ण कार्य निकालने से पहले क्या निकालते हैं? अल्फा। जैसे कि यहाँ से ये A से शुरू होकर के ये वापस कहाँ पर आ जाए? घूमकर A पर ही आ जाए। तो ये A से शुरू किया और घूमकर वापस A तक आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इसको यहाँ ये संपूर्ण कार्य होगा। तो संपूर्ण कार्य स्केल निकालने से पहले हम लोग क्या निकालते हैं? अल्प कार्य। ध्यान दो, पहले क्या निकालेंगे? अल्प कार्य। मतलब A से B तक, B से C तक, C से D ऐसे करके जाएगा, उसके बाद ये टोटल हो जाएगा उसका। तो अल्प मतलब अवकलन हो जाता है, संपूर्ण का मतलब समाकलन। तो ये A से घूम करके वापस A तक आना है, मतलब वो क्या है? संपूर्ण कार्य। तो अल्प कार्य निकालेंगे तो पहले हम लोग छोटे छोटे हिस्सा का निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चुंबक को घुमाने में किया गया अल्प कार्य। चुंबक को घुमाने में किया गया अल्प कार्य। कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। और अल्प कार्य को DW। कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। और अल्प कार्य है तो क्या हो जाएगा? वो DW। और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल इंटू क्या होता है? विस्थापन। देखो यहाँ पर इधर ध्यान दो, जैसे कि ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है वो? चुंबकीय क्षेत्र। अगर इस पर चुंबक इस तरह से रहे तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ये इसी के ऊपर कोई भी चीज रहेगी तो कितना बनेगा? 0 डिग्री का एंगल, 0 अंश। लेकिन इसको यहाँ तक क्या कर दिया गया है? घुमा दिया गया है। यहाँ तक क्या कर दिया? इसको घुमा दिए थे। कौन सा एंगल हो गया? थीटा एंगल। आया समझ में? ये इसी पर रहेगा तो 0 डिग्री का एंगल होगा। अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। तो कितना अंश तक घुमाए उसको? थीटा तक। कहां तक घुमा दिए? थीटा तक। तो थीटा तक घुमाए तो पूरा हो गया थीटा तक। तो पहले हम लोग को क्या निकालना है? अल्प कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। और बल में यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? टाई को। बल में क्या लेंगे? टाई को। एक बार फार्मूला लिख देती हूँ। यहाँ पर कार्य इज इक्वल टू क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। विस्थापन मतलब वो कितना दूरी तक गया, कहां से कहां तक विस्थापन हुआ। तो ये यहां से यहां तक उसको। तो यहाँ कार्य को किससे प्रदर्शित किए? W से। और अल्प कार्य को DW। और बल के जगह पर क्या लेंगे? टाई। बल के जगह पर यह हो गया टाई। और विस्थापन, तो विस्थापन कितना का हुआ? थीटा का। विस्थापन कितना का हुआ है? थीटा का। और अल्प विस्थापन मतलब D थीटा। हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं? अल्प के लिए। तो अल्प के लिए तो सामने में क्या रखेंगे? उसको D रखेंगे। अल्प कार्य तो क्या हो गया? DW। और अल्प विस्थापन तो कितना दूरी तक विस्थापन हुआ है? थीटा तक। तो अल्प है तो सामने में क्या लिखेंगे? उसको D थीटा। आया समझ में? अल्प है तो सामने में क्या रहेगा? D। तो DW इज इक्वल टू क्या हो गया? टाई D थीटा। कार्य इज इक्वल टू क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो कार्य को किससे प्रदर्शित किया? W से। और अल्प कार्य को DW। और यहाँ पर बल क्या हो गया? टाई। और विस्थापन क्या हो जाएगा? D थीटा। थीटा तक विस्थापन हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं? अल्प। तो सामने में क्या लिखेंगे? D। ठीक है, अब समीकरण इसको हम लोग टाई के इसके मान को रखेंगे। तो DW इज इक्वल टू क्या होगा? टाई के जगह पर मान रखो MB sin थीटा और ये D थीटा। अब क्या निकालेंगे? संपूर्ण कार्य। अल्प कार्य के बाद क्या निकालेंगे? संपूर्ण कार्य। तो संपूर्ण कार्य निकालते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पर देखो पहले वो कैसे था? इस तरह से रहा होगा। ठीक है, इस तरह से रहा मतलब वो क्या है? 0 है। उसका अंश कौन सा होगा? 0 होगा। उसको कहां तक घुमाएंगे? थीटा तक। 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। पहले वो ऐसे रहा होगा तो क्या है? वो 0, कोई विस्थापन नहीं।
फिर उसको कहां तक घुमाए, थीटा तक। तो 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, थीटा तक घुमाने में किया गया अल्प कार्य क्या हो जाएगा, किया गया संपूर्ण कार्य होगा ना। अब ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण कार्य। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, अल्प कार्य। अल्प कार्य के बाद क्या निकालेंगे, संपूर्ण कार्य। और संपूर्ण का मतलब क्या होता है, समाकलन। संपूर्ण का मतलब क्या होगा, समाकलन। तो दोनों इस रूम वाले हैं क्या कर लिए, dw इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन। अब आप लोग फार्मूला जानते हो, ये वाला dx का क्या आता है, x। dx का क्या होता है, x। तो यहाँ x की जगह पर क्या है, w। तो dw का क्या आएगा, w। dw का क्या आएगा, w। dx का क्या होता है, x। तो dw का क्या होगा, सिर्फ w। इसमें यहाँ पर डी थीटा, डी के साथ जो भी लिखा है उसी के सापेक्ष समाकलन होता है। ठीक है, डी के साथ जो भी लिखा है उसी का क्या हो जाएगा, समाकलन। तो यहाँ पर किसका समाकलन होगा, साइन थीटा का। तो एम बी को बाहर कर देंगे और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, साइन थीटा और डी थीटा। साइन थीटा और क्या हो जाएगा, ये डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स। अवकलन करते हैं तो क्या आता है, कॉस एक्स बस। अवकलन करने से क्या आएगा, कॉस एक्स, और समाकलन करने से माइनस कॉस एक्स। प्लस और माइनस का अंतर रहता है, तो मैं जितना फार्मूला यूज होता है सबको लिखते जाते हैं, याद रखना उसको। तो यहाँ पर साइन थीटा का क्या होगा, बताओ, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर हाँ लिमिट भी है, लिमिट को नहीं रखे हैं। किया गया संपूर्ण कार्य, तो संपूर्ण कार्य कहां से कहां तक, 0 से थीटा। कहां से कहां तक, 0 से थीटा। और ये भी हो जाएगा 0 से क्या हो गया, थीटा। तो ये हम लोगों का 0 से थीटा। ठीक है, 0 से थीटा तक घुमाए उसको। अब इसमें यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का माइनस एम बी और ये हो जाएगा कॉस थीटा 0 से थीटा। अब आप लोग फार्मूला जानते हो, लिमिट वाला, उच्च सीमा और निम्न सीमा। ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए। नीचे वाले को बोलते हैं निम्न सीमा, क्या बोलेंगे, निम्न सीमा। और ऊपर वाला क्या कहलाता है, उच्च सीमा। तो फार्मूला क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, नीचे वाला क्या है, निम्न सीमा, और ऊपर वाला क्या है, उच्च सीमा। तो फार्मूला क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यहाँ निम्न सीमा में क्या है, 0, और उच्च सीमा में क्या है, थीटा। ये 0 और थीटा। अब इसको ओपन कर देंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम बी, यहाँ पर यह हो जाएगा कॉस थीटा के जगह पर ये थीटा ही रहेगा, और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 0। ठीक है, क्या हो गया, कॉस 0। तो W इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस एम बी, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एम बी कॉस थीटा। इसको शुरू से ही बनाते आओगे। जब से हेडिंग डला गया है ना, सब सेम रहेगा। हो गया ना, देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर चुंबक के की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है ये। अब
तो जो बना है वही रहेगा, जैसा बनाते गए हम, ठीक है, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी, वही व्यंजक है। सिर्फ यहाँ पर सुधार करोगे आप लोग, उसमें क्या था, 0 से थीटा तक था, तो इसमें चुंबक को माना की स्थिति से वर्तमान स्थिति में लाने पर जितना कार्य करना पड़ता है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। माना की स्थिति π/2 90 अंश, माना की स्थिति किसको बोलेंगे, 90 अंश को, π/2 को, उसमें 0 से थीटा था और इसमें 90 से क्या हो जाएगा, थीटा, मतलब π/2। पाई का मतलब 180 होता है, पाई का मतलब क्या होता है, 180, और 180/2 तो कितना अंश आ गया, 90 अंश। तो अब हम लोग 90 ना लिख करके उसको क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं। पाई का मतलब 180 अंश, और 180 अंश को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 90। तो 90 नहीं लिख करके उसको क्या बोलते हैं, π/2। अब यहाँ जहां जहां पर थीटा था वहां पर मैं क्या लिख दूंगी, π/2, ठीक है। और बाकी चीजें सेम है, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब ये cos क्या हो जाएगा, π/2, cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0, cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0। तो ये W = क्या आ जाएगा, -mb cos थीटा हो गया।